गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 9 जन सुविधाएं पढ़ेंगे। जन सुविधाएं क्या होती है? जो सरकार के द्वारा जनता को सुविधाएं दी जाती है वे सभी जन सुविधाएं कहलाती है। अब सरकार जनता को सामूहिक रूप से कौन कौन सी सुविधाएं देती है? जैसे रेलवे की सुविधा है, वो सरकार की संपत्ति है और ये आने जाने में जनता को सहायता देती है। सड़क है, पानी है, बिजली, ये सब क्या है? हमें सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं और इनको हम क्या कहते हैं? जन सुविधाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं वाटर, और ये देखिए कि सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर हम पाठ पढ़ेंगे चेन्नई के लोग और पानी। तो चेन्नई के लोगों के पानी की व्यवस्था में कैसे गड़बड़ी हो रही है। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला ये इलाका खास आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी का टैंकर का इंतजाम हो जाता है। लेकिन शहर के ज़्यादातर इलाकों में की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। अब देखिए, सुब्रमण्यन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500-600 रुपये खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में जल शोधन उपकरण लगवाए। ये जल शोधन उपकरण वो होते हैं जो कड़वा पानी होता है यानी नमक का, उसको फिल्टर करता है। मड़ीपाकम में एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। अब दूसरा देखो, पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और झुग्गी का किराया 650 रुपये महीने के देती है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है न ही पानी का अन्य स्रोत। इसी तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटा इंतजाम करना पड़ता है। ये देखिए ना, 2 जगह का क्या अंतर आया। जो अधिकारी वर्ग थे उनको तो 24 घंटा पानी मिलता है और बाकी लोगों को पानी मिलता ही नहीं है। तो इस प्रकार से पानी की कितनी अव्यवस्था हो रही है। तो आगे देखो, जीवन के अधिकार के रूप में पानी कैसे कि जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल ये हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारे पानी में से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफ़ी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। ये अनुच्छेद 21 ध्यान रखोगे, ये जल से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए।
दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमों में ये कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार तो मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है कि पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उसमें भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीश ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। अब देखिए जन सुविधाएं क्या हैं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है क्योंकि जनता के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। ये देखिए महिलाएं पानी ला रही है, क्लीन वाटर एंड पीछे और भी आगे देखो। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में कहा है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। अब जन सुविधाओं में सरकार की क्या भूमिका होती है? क्योंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराइए। आइए इस बात को समझे कि ये जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती है। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को आपने पढ़ा था। ये समझ चुके हैं कि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी जन सुविधाएं निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबद्ध बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा भी होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही जन सुविधाएं पाएंगे। यदि ये सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। भारतीय संविधान क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक दी जा रही है।
आगे, यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है कि जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। और सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है, ये भी सोचने वाली बात है कि सरकार ही करे तो पैसा कहाँ से आएगा। आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार का पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके। ये केंद्रीय सरकार का धन व्यय करती रुपया कहा जाता है। तो इस प्रकार का ये देखिए जो लिखा हुआ है, इसको पूरे को पढ़िए। आगे देखिए कि जन सुविधाएं क्या होती है। जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर ही क्यों होनी चाहिए। सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए, सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है। अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाए कि लोग किस किस तरह से कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में भी चर्चा हमें करनी चाहिए कि कहाँ पर आपने देखा, ये देखो बस, और ये जन सुविधा में देखो बस पूरी भरी पड़ी है, लेकिन ये सरकारी बस है। और नीचे देखो निजी बस, जहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन भीड़ बिल्कुल भी नहीं है ना। कितने आराम से बैठे हैं और अंदर के दृश्य देखने से पता चल जाए कि अधिक पैसे दे के व्यक्ति कम दूरी पर बसें ही सार्वजनिक परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपये खर्चा किया गया। कुछ लोगों का कहना है अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की ज़रूरत न पड़ती और लोगों की ज़रूरत को पूरा हो जाती। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है। यह नीचे वाला हिस्सा ट्रेन का था। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है। इनमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है,
कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है और जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतलबंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुँचे, यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतलबंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। अब किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों में पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामदूर, पाल्लूर, कारुंझिंगी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेश की रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सके। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गाँव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। गांवों की भी यही स्थिति है। विकल्पों की तलाश। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का ये हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों के लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना गया है। कुछ लोगों की दलील है चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1. दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं। 2. दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुँच चुकी है। नीचे बॉक्स में हम देखेंगे। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है और इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं। लेकिन इस शहर की विशेषता देखो कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया। शिशु मृत्यु दर से गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। 3. जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए
जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की ताकि भूमि के जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही पानी उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है, यानी ठेके पर लिया हुआ। मुंबई को की एक उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया के सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इस स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहर में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते, क्योंकि शहर में किराया ज़्यादा होता है। स्वच्छता संबंधी जन सुविधाओं के विस्तार। हमारे लिए पाखाने यानी शौचालय। उन्होंने हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं, लेट्रिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1896। पीने का साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं यानी घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8,500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 1500 से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिसमें 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधा का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी कराए हैं। स्थानीय विभाग इन सुविधाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। शहरों में शौचालय के इस्तेमाल पर 2 रुपये टिकट लिया जाता है। अगली बार जब सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद ये जानना चाहेंगे कि ये शौचालय कैसे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, जो कच्चे मकानों में लोग रहते हैं और पानी की व्यवस्था इनके बाहर ही है। यहाँ पर लोग ज़मीन पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के घरों के लिए सुलभ शौचालयों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके घरों में शौचालय नहीं होते। इधर देखो, 2000 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी अंधेरे में हैं। तो इस पाठ से निष्कर्ष क्या निकलता है? ये निकलता है कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने की से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पीने के पानी का
अधिकार है, यानी सुविधाओं को पाने का अधिकार है, और उसे ये सुविधाएं समता परक ढंग से मिलनी ही चाहिए। अब आपने इन जन सुविधाओं के बारे में पढ़ा, आप गौर भी कीजिए, प्रैक्टिकल में भी गौर कीजिए कि जो पाठ में लिखा है इसके अलावा भी हमें इन जन सुविधाओं को कैसे प्राप्त करना चाहिए और हमें सरकार किस प्रकार देती है।